बात करते हैं। बुक है हमारी तीसरी बुक है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, और इसका चैप्टर नंबर 1 है अधिगमकर्ता के अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, यूनिट नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में किसने प्रतिपादित किया? मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में किसने प्रतिपादित किया? तो प्लेटो एवं अरस्तु ने किया। किसने किया? प्लेटो एवं अरस्तु ने किया। प्रश्न नंबर 2, वंशानुक्रम को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 2, वंशानुक्रम को परिभाषित कीजिए। तो रूथ बेनेडिक्ट वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यानी कि रूथ बेनेडिक्ट की परिभाषा है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। प्रश्न नंबर 3, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र विषय से हुई है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है या किस विषय से हुई है? तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। प्रश्न नंबर 4, मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में किसने प्रतिपादित किया है? तो ये क्या है? जेम्स सली एवं विलियम जेम्स ने। जेम्स सली एवं विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है। प्रश्न नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान से क्या अभिप्राय है? या शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा संबंधी समस्याओं के विवेचन, विश्लेषण, समाधान पर चिंतन करती है। कोलेसनिक के अनुसार मनोविज्ञान के अनुसंधानों तथा सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा संबंधी समस्याओं के विवेचन, विश्लेषण तथा समाधान पर चिंतन करती है। कोलेसनिक के अनुसार मनोविज्ञान के अनुसंधानों तथा सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। प्रश्न नंबर 6, मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? यानी कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो न केवल मानव वरन पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। यानी कि केवल मानव के व्यवहार का अध्ययन नहीं करता बल्कि पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन करता है तथा इस अध्ययन के अंतर्गत व्यवहार के उन समस्त पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है जो व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक पक्ष से प्रभावित होते हैं। तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो न केवल मानव वरन पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। अध्ययन के अंतर्गत व्यवहार के उन समस्त पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है जो व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक पक्ष से प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर 7, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, वाटसन ने कहा है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये वाटसन ने कहा है। प्रश्न नंबर 8, अंतर्दर्शन विधि या इंट्रोस्पेक्शनल मेथड क्या है? तो इंट्रोस्पेक्शनल मेथड या अंतर्दर्शन विधि क्या है? तो यह एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वयं मानसिक स्थिति का अवलोकन करता है। यानी कि खुद की मानसिक स्थिति का अवलोकन करता है, अपनी स्वयं की मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण करता है और अपनी अनुभूतियों का स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है। तो अंतर्दर्शन विधि या इंट्रोस्पेक्शनल मेथड एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक स्थिति का अवलोकन करता है, अपनी स्वयं की मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण करता है, अपनी अनुभूतियों का स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 9, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जेम्स ड्रेवर का है। किसका है? जेम्स ड्रेवर का है। प्रश्न नंबर 10,
शिक्षा एवं मनोविज्ञान के संबंध में बताइए। तो शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध में बताना है। तो शिक्षा का प्रत्येक क्षेत्र मनोविज्ञान के द्वारा प्रभावित होता है। शिक्षा का प्रत्येक क्षेत्र मनोविज्ञान के द्वारा प्रभावित होता है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है। मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है। प्रश्न नंबर 11, शिक्षा शब्द के अंग्रेजी अनुवाद यानी कि एजुकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? अंग्रेजी शब्द के शिक्षा शब्द के अंग्रेजी अनुवाद एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो ये उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से। लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से हुई है। प्रश्न नंबर 12, पिछड़ापन मापन की इकाई क्या होती है? पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? तो पिछड़ापन मापने की इकाई शैक्षिक लब्धि होती है। तो पिछड़ापन मापने की इकाई शैक्षिक लब्धि होती है। प्रश्न नंबर 13, प्रतिभाशाली बालक से क्या तात्पर्य है? प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? तो कोलेसनिक के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द उस प्रत्येक बालक के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने आयु वर्ग के किसी विशेष योग्यता में श्रेष्ठ होता है। जो अपनी आयु वर्ग में किसी विशेष योग्यता में श्रेष्ठ होता है, जो योग्यता उसे समाज में जीवन के स्तर को उठाने के लिए विशेष योगदान देने वाला बना देती है। तो कोलेसनिक के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द उस प्रत्येक बालक के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने आयु वर्ग में किसी विशेष योग्यता में श्रेष्ठ होता है और जो योग्यता उसे समाज में जीवन का स्तर को उठाने के लिए विशेष योगदान देने वाला बना देती है। प्रश्न नंबर 14, प्रतिभाशाली प्रश्न नंबर 14, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे की जाती है? तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान उनकी बुद्धि, अभिक्षमता, सृजनशीलता, निष्पत्ति आदि के परीक्षण के द्वारा उनके माता पिता, शिक्षक, मित्रों, मत और साक्षात्कार के द्वारा की जाती है। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान उनकी बुद्धि के द्वारा, उनकी अभिक्षमता के द्वारा, सृजनशीलता के द्वारा, निष्पत्ति के द्वारा, इन सब के परीक्षण के द्वारा की जाती है। इसके अलावा उनके माता पिता, शिक्षक, मित्रों यानी कि मित्रों के क्या मत है, उनके साक्षात्कार के द्वारा, इन सब के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। प्रश्न नंबर 15, किस प्रकार के बच्चों की बुद्धि लब्धि 85 है? तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 होती है, 85 होती है। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 होती है। प्रश्न नंबर 16, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण बताइए। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, वंशानुक्रम, वातावरण, जाति प्रजाति, संस्कृति और राष्ट्र, परिपक्वता, आयु, लिंग और रचनात्मक शक्ति। तो ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण हैं वंशानुक्रम, वातावरण, जाति प्रजाति, संस्कृति और राष्ट्र, परिपक्वता, आयु, लिंग और रचनात्मक शक्ति। कैसे व्यक्तिगत विभिन्नता होती है? क्योंकि हर किसी का वंश अलग अलग होता है, तो वंशानुक्रम सबका अलग अलग होता है। हर किसी को वातावरण अलग अलग मिलता है। हर किसी की जाति प्रजाति, संस्कृति और राष्ट्र भी अलग अलग हो सकते हैं। कोई भारत का है, कोई चाइना का है, कोई अमेरिका का है। परिपक्वता, हर कोई अलग अलग मैच्योर होता है। हर किसी के लिए अलग अलग कंडीशन होती है, तो मैच्योरिंग की कंडीशन अलग अलग स्थिति पे हो सकती है। आयु में हर व्यक्ति अलग अलग हो सकता है। घर में अलग अलग आयु के लोग होते हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता है। लिंग, कोई पुरुष है, कोई महिला है। और रचनात्मक शक्ति, हर किसी की कंस्ट्रक्टिव पावर, रचनात्मक शक्ति अलग अलग होती है। प्रश्न नंबर 17, व्यक्तिगत विभिन्नता की एक परिभाषा दीजिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जेम्स ड्रेवर के अनुसार औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह रूप में विभिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह रूप में विभिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, व्यक्तिगत विभिन्नता के मुख्य प्रकार बताइए, यानी कि किन किन प्रकार में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख प्रकार हैं शारीरिक विभिन्नता, यानी कि शरीर से हर कोई अलग अलग होता है। मानसिक विभिन्नता, हर किसी की सोच अलग अलग होती है। व्यक्तित्व में विभिन्नता, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है।
रुचि एवं दृष्टिकोण में विभिन्नता, किसी का इंटरेस्ट कुछ होता है, किसी का दृष्टिकोण कुछ होता है, तो इंटरेस्ट और दृष्टिकोण दोनों में विभिन्नता। भावात्मक विभिन्नता और योग्यता में विभिन्नता, हर कोई अलग अलग योग्य होता है, तो ये सभी हर किसी की व्यक्तिगत विभिन्नता है। प्रश्न नंबर 19, प्रतिभाशाली बालक की मुख्य समस्या क्या है? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी मुख्य समस्या क्या है? तो प्रतिभाशाली बालक की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है। नंबर 1, घर में समायोजन की समस्या, विद्यालय में समायोजन की समस्या और समाज में समायोजन की समस्या। तो प्रतिभाशाली बालकों की मुख्य समस्याएं हैं घर में समायोजन की समस्या, विद्यालय में समायोजन की समस्या और समाज में समायोजन की समस्या। प्रश्न नंबर 20, व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग गाल्टन ने किया। व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का प्रयोग गाल्टन ने किया। प्रश्न नंबर 21, बाल अपराध क्या है? तो किसी बालक के द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार जो असामाजिक और असंतुलित हो एवं समाज के नियमों का उल्लंघन कर उसे हानि पहुंचाता है एवं शांति भंग करता है, बाल अपराध कहलाता है। तो बाल अपराध किसी बालक द्वारा ऐसा व्यवहार जो असामाजिक और असंतुलित हो एवं समाज के नियमों का उल्लंघन करे, उसे हानि पहुंचाए, समाज को हानि पहुंचाए एवं शांति को भंग करे, तो बाल अपराध कहलाता है। प्रश्न नंबर 22, NIVH का पूरा नाम लिखिए और ये कहाँ स्थित है? तो NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड NIVH ये देहरादून में स्थित है। तो NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड यह देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 23, NIOH का पूरा नाम लिखिए और बताइए यह किस शहर में स्थित है? तो NIOH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड NIOH, और ये कोलकाता में स्थित है। प्रश्न नंबर 24, NIHH का पूरा नाम लिखिए और ये किस शहर में स्थित है? तो NIHH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड, और यह मुंबई में स्थित है। तो NIHH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड, और यह मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 25, NIMH का पूरा नाम लिखिए और ये किस शहर में स्थित है? तो NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड, और ये सिकंदराबाद में स्थित है। NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड, और ये सिकंदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 26, किस प्रकार के बच्चों की IQ 100 होती है, 100 होती है? तो सामान्य बच्चों की IQ 100 होती है। अगर बच्चा सामान्य है तो उसकी IQ 100 होगी, यानी कि 100 होगी। प्रश्न नंबर 27, अंधे लोगों की भाषा का क्या नाम है? तो अंधे लोगों की भाषा का नाम है ब्रेल लिपि, यानी कि अंधे लोगों को जब हम सिखाते हैं तो उनको ब्रेल लिपि में सिखाते हैं। प्रश्न नंबर 28, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, ये किसने कहा है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। अब बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, आधुनिक युग में मनोविज्ञान का अर्थ। तो आधुनिक युग में मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। आधुनिक युग में मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का विज्ञान, ना तो आत्मा का विज्ञान है, न ही मस्तिष्क का विज्ञान है, न ही चेतना का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। प्रश्न नंबर 2, मनोविज्ञान अध्ययनों में मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में किस पद्धति को अपनाया जाता है? तो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में, अगर मनोवैज्ञानिक अध्ययन है तो उसमें वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है। किसको? मनोवैज्ञानिक पद्धति को, यानी कि दार्शनिक पद्धति को अपनाया नहीं जाता, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है। कलात्मक को भी नहीं अपनाया जाता और सृजनात्मक को भी नहीं अपनाया जाता। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में हमेशा वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, बहिर्दर्शन एक्स्ट्रोस्पेक्शन विधि विशेष रूप से किस पर निर्भर करती है? तो बहिर्दर्शन जो विधि होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो वो करती है परीक्षण और निरीक्षण पर निर्भर करती है। किस पर? परीक्षण और निरीक्षण पर बहिर्दर्शन विधि या एक्स्ट्रोस्पेक्शन विधि विशेष रूप से निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 4, किस विधि के द्वारा बालकों के सामान्य व्यवहार, भावना ग्रंथियों और मानसिक रोगों के कारणों का पता लगाया जाता है? तो वो होता है निदानात्मक विधि। निदानात्मक विधि।
तो किस विधि के द्वारा बालकों के सामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार, भावना ग्रंथियों और मानसिक रोगों के कारणों का पता लगाया जाता है? तो ये सब निदानात्मक विधि के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न, पिछड़े बालकों की मुख्य पहचान किससे होती है? तो पिछड़े बालकों की मुख्य पहचान किससे होती है? 100 से कम शैक्षिक अवधि से, 85 से कम शैक्षिक अवधि से, 90 से कम शैक्षिक अवधि से, सभी? तो वो होती है 85 से कम शैक्षिक अवधि से। तो पिछड़े बालकों की मुख्य पहचान 85 से कम शैक्षिक अवधि से होती है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 पिछड़े बालक की पहचान होती है। तो पिछड़े बालक की पहचान शैक्षिक अवधि से होती है। पॉइंट नंबर 8, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता एवं प्रवीणता का परिचय देता है। तो कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता एवं प्रवीणता का परिचय देता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है हैविंग हर्स्ट का। हैविंग हर्स्ट का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, विशिष्ट बालक का संबंध किससे है? तो विशिष्ट बालक का संबंध बुद्धि स्तर से है। विशिष्ट बालक का संबंध किससे है? तो विशिष्ट बालक का संबंध बुद्धि स्तर से है। प्रश्न नंबर 10, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता क्या है? तो टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य, उत्तम शारीरिक विकास, बिल्कुल है। शैक्षिक विकास, ये भी है। बौद्धिक विकास, ये भी होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। यानी कि टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता होती है कि उसका उत्तम शारीरिक विकास हो, उसका शैक्षिक विकास हो, उसका बौद्धिक विकास हो। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 11, प्रतिभाशाली बालक की समस्या क्या है? तो प्रतिभाशाली बालक की समस्या परिवार में समायोजन की समस्या, विद्यालय में समायोजन की समस्या, समाज में समायोजन की समस्या, ये सभी। तो ये सभी समस्याएं हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों की समस्या होती है, परिवार में समायोजन की समस्या होती है प्रतिभाशाली बालक के साथ में, विद्यालय में समायोजन की समस्या होती है और समाज में समायोजन की समस्या होती है। प्रश्न नंबर 12, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, 70 से कम होती है, तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रो एवं करो का है। किसका है? क्रो एवं करो का है। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की। रिक्त स्थानों की पूर्ति ध्यान से सुनेंगे। पॉइंट नंबर 1, सिगमंड फ्राइड ने मनोविज्ञान के मनोविश्लेषण, हाँ, तो पॉइंट नंबर 1, सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड ने मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का को जन्म दिया। तो सिगमंड फ्राइड ने मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय को जन्म दिया। पॉइंट नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। पॉइंट नंबर 3, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। और ये कथन स्किनर के अनुसार है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। पॉइंट नंबर 4, मनोविज्ञान मानव और प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव और प्रकृति का अध्ययन है। पॉइंट नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। पॉइंट नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं निष्कर्षों का प्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं निष्कर्षों का प्रयोग है। पॉइंट नंबर 7, बटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? सकारात्मक विज्ञान है। पॉइंट नंबर 8, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु मानव का व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु मानव का व्यवहार है।
पॉइंट नंबर 9, मानसिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए प्रयोगात्मक विधि सबसे अधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो मानसिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए प्रयोगात्मक विधि सबसे अधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण मानी जाती है, प्रयोगात्मक विधि। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। पॉइंट नंबर 11, सामाजिक प्लेटो ने परिभाषित किया था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसने परिभाषित किया था? तो प्लेटो ने परिभाषित किया था। प्लेटो ने परिभाषित किया था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। प्लेटो ने परिभाषित किया था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। 90 से 110 सामान्य बालकों का बुद्धि लब्धि विस्तार 90 से 110 है। तो सामान्य बालकों का बुद्धि लब्धि विस्तार 90 से 110 है। पॉइंट नंबर 13, प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आता है। पॉइंट नंबर 14, विशिष्ट बालक शिक्षकों के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। अगर विशिष्ट बालक है तो वो शिक्षकों के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। पॉइंट नंबर 15, मानसिक न्यूनता वाले बालकों को मंद बुद्धि बालक कहते हैं। अगर किसी बालक में मानसिक न्यूनता है तो ऐसे बालकों को मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। पॉइंट नंबर 16, श्रील बर्ट के शब्दों में पिछड़ा बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की लक्ष्य से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में समर्थ है। मतलब जो उस बालक का आयु स्तर है, उस स्तर के जो बालक कार्य कर सकते हैं, तो उससे एक कक्षा नीचे का कार्य भी करना वो कर नहीं सकता, यानी कि उसको करने में समर्थ होता है। प्रश्न नंबर 17, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। अगर कोई बालक प्रतिभाशाली बालक है तो टर्मन के अनुसार ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। प्रश्न नंबर 18, पिछड़े हुए बालक की पहचान किससे होती है? शैक्षिक लब्धि से होती है। अगर बालक पिछड़ा हुआ है तो उसकी पहचान किससे होती है? शैक्षिक लब्धि से होती है। पॉइंट नंबर 19, छात्रों को उनकी रुचि तथा योग्यता के अनुसार विषय देने चाहिए। यानी कि छात्रों की रुचि और छात्रों के योग्यता के अनुसार विषय देने चाहिए। पॉइंट नंबर 20, AAMR का पूरा नाम क्या है? तो AAMR का पूरा नाम है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड। AAMR अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी, रिटार्डेड, आर है ना, R फॉर रिटार्डेड। तो AAMR अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड। और AAMD का अर्थ है, तो AAMD का अर्थ है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी। अब बात करते हैं सत्य असत्य प्रश्नों की। पॉइंट नंबर 1, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्या है? बिल्कुल है। पॉइंट नंबर 2, मनोविज्ञान की खोज ने मानव जीवन के रहस्यों को बहुत कुछ खोल दिया है। मनोविज्ञान की खोज ने मानव जीवन के रहस्यों को बहुत कुछ खोल दिया है। तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक तथा व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक तथा व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। तो ये बात गलत है। पॉइंट नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान आत्मा का मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान आत्मा का मनोविज्ञान है। तो ये भी गलत बात है। पॉइंट नंबर 5, बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत और अनुशासन का शिक्षा में प्रयोग है।
शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के व्यवसाय की तैयारी में सहायक नहीं है। क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 8, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते हैं। क्या ऐसा है? गलत है बात, ऐसा नहीं होता। पॉइंट नंबर 9, मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को तैयार करने की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को तैयार करने की आधारशिला है, तो ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 11, अंतर्दर्शन पद्धति द्वारा हम दूसरे प्राणी के व्यवहार का निरीक्षण कर सकते हैं। अंतर्दर्शन प्रणाली के पद्धति के द्वारा हम दूसरे प्राणी के व्यवहार का निरीक्षण कर सकते हैं, तो ये बात गलत है, निरीक्षण नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, तो ये बात सही है। ये बात सही है। पॉइंट नंबर 13, शिक्षण एक सरल प्रक्रिया है। तो शिक्षण एक सरल प्रक्रिया नहीं है। पॉइंट नंबर 14, मनोविज्ञान पुरातन काल से ही एक विद्या विशेष है। मनोविज्ञान पुरातन काल से ही एक विद्या विशेष है, तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 15, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह स्किनर का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, स्किनर का कथन है, तो यह बात सत्य है। पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 16, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते। क्या ऐसी बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सार्वभौमिक होते हैं। पॉइंट नंबर 17, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह मैकडूगल का कथन है। तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल का कथन है, तो बात सही है। पॉइंट नंबर 18, फ्रायड मानवीय व्यवहार में अचेतन प्रक्रिया की भूमिका को महत्व प्रदान करता है। तो फ्रायड मानवीय व्यवहार में अचेतन प्रक्रिया की भूमिका को महत्व प्रदान करता है, तो यह बात सही है। पॉइंट नंबर 19, प्रतिभाशाली बालक को विशिष्ट बालक कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक को विशिष्ट बालक कहते हैं, तो बात सही है। पॉइंट नंबर 20, विशिष्ट बालकों का सामाजिक व्यवहार उच्च कोटि का होता है। क्या विशिष्ट बालकों का सामाजिक व्यवहार, विशिष्ट बालक है और सामाजिक व्यवहार उच्च कोटि का होता है? नहीं होता है। पॉइंट नंबर 21, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। तो प्रतिभाशाली बालक है, बुद्धि लब्धि क्या 130 से अधिक होती है? तो 130 से अधिक होती है। पॉइंट नंबर 22, मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। बालक मंदबुद्धि है और बुद्धि लब्धि 70 से कम, बिल्कुल सही बात है। पॉइंट नंबर 23, समस्यात्मक बालक कुसमायोजन करते हैं। क्या समस्यात्मक बालक कुसमायोजन करते हैं? करते हैं। पॉइंट नंबर 24, पिछड़े बालक समस्यात्मक बालक की कोटि में आते हैं। अगर बालक पिछड़ा बालक है तो क्या वो समस्यात्मक बालक की कोटि में आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, तो वो नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 25, पॉइंट नंबर 25, शारीरिक रूप से विकलांग बालक मानसिक दृष्टि से भी विकलांग होते हैं। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है तो वो मानसिक रूप से भी विकलांग हो सकता है वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मानसिक रूप से विकलांग हो, तो ये गलत है। प्रश्न नंबर 26, प्रतिभाशाली बालक हर क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त करते हैं। अगर कोई बालक प्रतिभाशाली बालक है तो वो हर क्षेत्र में, हर एरिया में आशातीत सफलता प्राप्त करेगा जैसी उससे आशा की जा रही थी। क्या ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रश्न नंबर 27, विकलांगों की शिक्षा में
विकलांगों की शिक्षा में डॉक्टरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। अगर विकलांगों को शिक्षा करानी है तो क्या उसमें डॉक्टरी सहायता की आवश्यकता है? आवश्यकता होती नहीं है भाई। अगर कोई बहरा है और मशीन से काम चल सकता हो तो मशीन दे दी जाती है ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। पॉइंट नंबर 28, पिछड़ेपन का आधार 85 से कम शैक्षिक उपलब्धि को माना जाता है। भाई अगर कोई बालक जिसकी IQ EQ 85 से कम है तो क्या वो पिछड़ापन बालक है? बिल्कुल माना जाता है। 85 से कम अगर शैक्षिक उपलब्धि होगी तो पिछड़ेपन का शिकार होगा। प्रश्न नंबर 29, यदि व्यक्तिगत भेद का वक्र खींचा जाए, व्यक्तिगत भेद का वक्र खींचा जाए तो वह एक और बहुत झुका हुआ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि व्यक्तिगत भेद का अगर वक्र खींचते हैं तो वह एक और बहुत झुका हुआ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रश्न नंबर 30, व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन किया जा सकता है। भाई हर किसी की व्यक्तिगत विभिन्नता को मापा जा सकता है, बिल्कुल। व्यक्तिगत विभिन्नता के बहुत सारे पैमाने बनाए गए हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 31, अभिवृत्ति या एटीट्यूड या अभिक्षमता एप्टीट्यूड, तो अभिवृत्ति को कहते हैं एटीट्यूड। हम कहते हैं क्या एटीट्यूड है आपका, तो अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति का मतलब एटीट्यूड। और अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड, दोनों का अर्थ समान है? नहीं, दोनों का अर्थ समान नहीं होता। एटीट्यूड व्यक्ति का अपना खुद का स्वभाव होता है, अभिवृत्ति होती है, जबकि एप्टीट्यूड किसी परीक्षा के लिए होता है, अभिक्षमता होती है। तो दोनों समान नहीं होते। प्रश्न नंबर 32, पिछड़ेपन में निम्न शैक्षिक उपलब्धि का भाव निहित है। क्या पिछड़ेपन में निम्न शैक्षिक उपलब्धि का भाव निहित है? तो हाँ है। भाई अगर शैक्षिक उपलब्धि उसकी कम है तभी तो हम कहते हैं कि बच्चा पिछड़ गया है। तो पिछड़ेपन में निम्न शैक्षिक उपलब्धि का भाव निहित होता है।